राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि यदि देश के गांवों को संकट पैदा हुआ तो भारत को संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मजबूत और सशक्त गांव का सपना जो उन्होंने देखा, दरअसल वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का विचार दिया और कहा था कि पंचायतों के पास सभी अधिकार होने चाहिए। बिल्कुल, केवल केंद्र या राज्य सरकार ही पूरे देश को चलाने में समर्थ नहीं हो सकती। इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन के इंतजाम किए जाएं। महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए 24 अप्रैल 1992 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय गठित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। हेलो इंडिया के वीकेंड स्पेशल में आज हम समझेंगे पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को, जानेंगे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ पंचायती राज की कार्यप्रणाली और उसके प्रभाव को भी। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पंचायत सशक्त लोकतंत्र की नींव, और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगी गीता सौरौद जी से, जो कि सरपंच हैं जनाचौली, हरियाणा से। आपके बारे में अगर हम बताएं तो 2016 में आप सरपंच बनी। नशा मुक्त करने के लिए आपने प्रयास किए और गांव के विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य किया। आपके नेतृत्व में आपकी पंचायत को 2 बार 6 स्टार पुरस्कार, 2 बार पंचायत शक्ति पुरस्कार मिला। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं एक और महिला सरपंच सविता बेन, जो कि दादर और नागर हवेली से हैं। आपका योगदान आपकी पंचायत में सराहनीय रहा है। आपका स्वागत है संसद टीवी में। और साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार। आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चंद्रशेखर जी आपका भी। और चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, बल्कि यह गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ये शब्द पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को दर्शाते हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जैसा कि हम जानते हैं पराक्रम की पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में आई थी। तो देश में कैसे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई और क्या है इसका महत्व, जानते हैं इस रिपोर्ट्स के जरिए। और चर्चा की शुरुआत हम करें तो सबसे पहले मैं पहला सवाल गीता सरोज जी आपसे करना चाहूंगा। बतौर सरपंच लोकतंत्र की पहली इकाई ग्राम पंचायत के महत्व को आप कैसे देखती हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव उन्नत होंगे तो देश उन्नत होगा। हमारे देश की 70% पॉपुलेशन आज भी गांवों में निवास करती है। तो ये निश्चित है कि अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास देश का करना चाहते हैं, तो हमें गांवों को विकसित बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए जो हमारी प्रशासन की स्थानीय जो इकाई है वो पंचायत मानी जाती है और इसका बहुत अहम रोल है। देखो, मैं ये कहना चाहूंगी, गांव की जो समस्याएं वो एक वहाँ का लोकल बंदा ही जानता है। कहाँ पर गली बनी है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ पर कोई पुलिया का निर्माण किया जाना है, लोगों को क्या क्या फेस वहाँ करना पड़ता है। तो ये बड़ी सरकारें इसमें नहीं कर सकती इतना कुछ। तो इसके लिए जो ग्राम पंचायतों का होना बहुत जरूरी है और बहुत ही सराहनीय काम इसमें पंचायतें कर रही हैं। बिल्कुल, अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो देश के आखिरी व्यक्ति से दरअसल विकास जो है वो शुरू होना चाहिए और पंचायती राज व्यवस्था इसका उदाहरण है। सविता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में महिला नेतृत्व को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और खासकर ग्राम पंचायतों की बात करें तो आप खुद एक सरपंच हैं। अपनी पंचायत को चलाने के लिए आपका जो अनुभव है वो हम चाहेंगे आप शेयर करें। अभी काफी सुधार हो गया है। पहले पानी की समस्या बहुत थी और घर घर अभी
पानी भी सप्लाई हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी चंद्रशेखर जी भी जुड़े हुए हैं। मैं समझना चाहूंगा सर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस बार हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर क्या कुछ प्रयास मंत्रालय के? आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि जैसे आपने ही बताया कि भारत की करीब करीब 70% जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो गाँव में निवास करते हैं। और उसके साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए कि 50% करीब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमको लगता है कि ज़्यादा शहरों में होता है, लेकिन 50% आज भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी गाँव में होती है। उसमें भले कृषि का योगदान 20% हो, लेकिन 30% जो उद्योग धंधा है और बाकी जो MSME है और ये सभी है वो गाँव में ही है। तो 50% इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही हो रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र का जब तक हम अच्छे से सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे और तो पूरे भारत को लेकर आगे जाने में तकलीफ होगी, जैसे कि बताया आपने। और उसके लिए जरूरी है कि एक संरचनात्मक ढंग से सिस्टमैटिक विकास किया जाए। और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 73rd अमेंडमेंट थी उसकी परिकल्पना यही थी। और अभी जो प्रधानमंत्री जी का ये 3 चीज पे फोकस है कि गाँव में, चाहे वो पूरे देश का, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी, कि सारे सरकार और सारे समाज मिलकर एक साथ काम करें। दूसरा कि जो भी गांव में काम हो उसको सैचुरेशन अप्रोच में हो, कि ये गांव में ऐसा कि एक कार्यक्रम का बेनिफिट 10 को मिला और 50 को नहीं मिला, तो सैचुरेशन किया जाए गांव में। भले उसमें 2 साल लग जाए या 4 साल लग जाए, लेकिन कोई भी आदमी छूटे ना, लास्ट माइल तक हम पहुंचे। और इन कार्यक्रमों में टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए जो अवेयरनेस की जरूरत है और जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो काम कर रहे हैं, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब चीजों पे की काफी अब जोर दिया जा रहा है। तो ये मेरा संक्षिप्त में बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, आपने टेक्नोलॉजी की बात की और गीता सरोज जी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो कि हमारी सरकार ने लॉन्च किया है, इस तरह के तकनीकी बदलावों के बाद अगर मैं बात करूं, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है पहले की तुलना में वर्तमान स्थिति में इसमें क्या बदलाव आए हैं? टेक्नोलॉजी के जुड़ने के बाद कितना आसान हुआ है आप लोगों के लिए भी अपनी योजनाओं को चला पाना, लोगों तक पहुंचा पाना, उन्हें समझा पाना? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ई पंचायतें हमारे यहाँ शुरू हुई हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर सरपंच अभी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। मेरी पंचायत हम ई पोर्टल का ये फ़ायदा है कि अगर आप ये देखना चाहो कि गांव के विकास के लिए हमें सरकार से कितना पैसा मिला, कितना पैसा कहाँ लगाया गया, तो आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्यूटर पे एक बटन क्लिक करेंगे तो उसका डाटा पूरा आपके सामने आ जाएगा। और ऐसा भी जो भी हमारी समस्याएं, हमारी स्पेशली मैं कहूँ हरियाणा सरकार ने तो ऐसी भी व्यवस्था की है कि आप अपनी जो शिकायत हैं तो आप अपनी बात को कहने के लिए ई पोर्टल पर जाकर अपने ये भी बता सकते हैं कि आपके वार्ड में, आपके गांव में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या आप करवाना चाहते हैं। तो ये सब की भी व्यवस्था की गई है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और जो हमें पता है जो हमारे ग्रामीण आंचल है वो हमारा बेस है, हमारी इकोनॉमी का बेस है। वहाँ हमने बदलाव लाने हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ सरपंचों को टेक्नोलॉजी के लिए शिक्षित करना ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने गीता जी। सविता बेन, आपसे समझना चाहूँगा, आपके ग्राम पंचायत में कितनी बैठकें होती हैं? अपने क्षेत्र में आपने व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर के कोई नई पहल की शुरुआत की हो, या किस तरीके से आप अपने ग्राम सभा का संचालन करती हैं, ये कैसे आप हमें बता पाएंगी? महीने में एक मंथली मीटिंग होती है और 3-3 महीने ग्राम सभा भी होती है जी। और उसमें गांव की कोई भी समस्या वो हम लेते हैं। ओके, लेकिन फिर भी किस तरीके की चुनौतियों का सामना आपको करना होता है? मतलब क्या परिवर्तन, क्या बदलाव आप चाहेंगी? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का मकसद भी यही है कि हम पंचायती राज की व्यवस्था में लगातार सुधार लाने के प्रयास करते रहें। क्या बदलाव चाहेंगी आप? गांव में हर औरत को और अच्छी सुविधा मिल जाए और हर आदमी को
रोजी रोटी मिले ऐसा। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि हम पंचायती राज दिवस मना रहे हैं और वर्तमान सरकार की हम बात करें, प्रधानमंत्री ने भी गांधी जी को कोट करते हुए कहा कि गांव का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में अगर मैं वर्तमान सरकार की बात करूं, उनकी योजनाओं की बात करें जो कि खास तौर पे ग्राम व्यवस्था को फोकस करके रखी गई हैं, मैं चाहूंगी आप उनका जिक्र करें और उनसे जो परिवर्तन देखने को मिला है इस पूरी पंचायती राज व्यवस्था में, वो क्या है? तो अभी तक जैसा कि विदित है कि भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय, जैसे कि शिक्षा विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, ग्राम महिला विभाग हुआ, और आपके बहुत सारे जो जल जीवन कर रहे हैं, ये सारे विभाग हैं जो कि गाँव में अपनी सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। भारत सरकार के बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं जी। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि अब जरूरत है कि सारे लोग मिलकर एक साथ काम करें, सिनर्जी हो। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक लोग एसडीजी गोल के तहत, जैसे लोकलाइजेशन ऑफ जो सतत विकास है हमारा, ये सारे मंत्रालय जो 26 मंत्रालय हैं, वो मंत्रालय मिलकर एक साथ पंचायत के फोरम पर मिले और वहां पे पंचायत को सारी जानकारी हो, और ये जानकारी देकर लोगों की जितनी हम पार्टिसिपेशन करा पाए, तो वो कार्यक्रम करके भारत सरकार के जो कार्यक्रम है और राज्य के भी जो कार्यक्रम है, उनकी बहुत पारदर्शी तरीके से और संरचनात्मक तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तो मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि अभी हम लोग ये सारे जो कार्यक्रम है, बहुत सारे जो मंत्रालय के 26 कार्यक्रम मंत्रालय के, उनको लेकर के हम 9 थीम पे काम करने वाले हैं। सो जो 9 थीम है, पहला थीम ये है कि पॉवर्टी फ्री विलेज होना चाहिए, दूसरा थीम है कि हेल्दी विलेज होना चाहिए, तीसरा थीम है कि चाइल्ड फ्रेंडली विलेज होना चाहिए, चौथा थीम है कि वाटर सफिशिएंट विलेज होना चाहिए, पांचवा थीम हमारा है कि क्लीन एंड ग्रीन विलेज होना चाहिए, और छठा थीम है कि सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गांव की जो संरचना है वो होनी चाहिए। सातवां थीम हमारा है सोशली सिक्योर्ड विलेज, गांव में सभी व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। आठवां थीम है कि तो गुड गवर्नेंस, जो स्मार्ट गवर्नेंस की हम बात करते हैं, सिटीजन लोगों को जो बेसिक जो लोग हैं उनको बेसिक सर्विसेज मिले एट डोर स्टेप, और उनको जगह जगह धक्के न खाने पड़े। और थीम 9 है कि जो महिलाओं का सशक्तिकरण हो। तो ये अभी बहुत सारे जो 26 मंत्रालय के जो कार्यक्रम बहुत सारे हैं, तो इनको ये 9 थीमों में हम समाहित करके ये जो 24 तारीख से हम इस दिशा में प्रगति करने वाले हैं। तो ये मैं एक सूचना देने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ गीता जी भी स्टूडियो में लगातार बनी हुई है। गीता जी, देखिए, असली भारत गांवों में बसता है, ऐसी बातें हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन वर्तमान समय में गांवों से पलायन को रोकना पहली प्राथमिकता है। और उसके लिए यदि हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यदि वो वहां पर हम गांवों तक पहुंचाएं, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो तमाम सारी व्यवस्थाएं, तो कैसे देखेंगे आप बतौर सरपंच, इनका त्वरित समाधान कैसे संभव है, या इनको पूरा करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ठीक है कि आजकल जो पलायन गांवों से बढ़ रहा है, क्योंकि सभी पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, वो आगे उन्हें नौकरी के अच्छे साधन मिल पाएँ, या वो अपना कोई भी काम शुरू कर पाएँ, तो उसके लिए जो सप्लाई चेन के लिए रोड व्यवस्था बढ़िया हो, यही सोच के बंदा अपने गाँव को छोड़ता है। तो मैं जहाँ तक एक सरपंच के रूप में कहना चाहूँगी कि हमने इन सभी पर ध्यान दिया है। गाँवों में सरकारी स्कूल हर गाँव में होता है। अब हम अपने सरकारी स्कूल को कैसे मॉडल स्कूल बनाएं। मेरे गाँव में मिडिल स्कूल है, और आप कभी भी जाइए, स्टाफ पूरा है जी। जो भी प्राइवेट सेक्टर के बच्चों की व्यवस्था होती है, बैठने के लिए टाटपट्टी पे बच्चे नहीं बैठते हैं, बेंचों पे बच्चे बैठेंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है कि हम जो हमारा सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई हैं, उनका हम कैसे अच्छे तरीके से पंचायत लेवल पे उनमें सुधार कर पाएं, ये इसके लिए बहुत ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिए हमारे सेंटर होते हैं, हेल्थ सेंटर होते हैं, सब सेंटर होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, एएनएम बहन जी हैं, आशा बहन जी हैं, वो कैसे काम करती हैं, इसका हमने देखना पड़ेगा। और मैं ये आपको बताती हूँ कि जब मैं सरपंच बनी थी 16 में, तो हमारी जो एएनएम बहन जी थी, आशा बहन जी थी, वो गाँवों में के किसी भी घर में बैठ के अपना वो काम करती थी और अपना जो भी कागजी कोरम है वो पूरा करती थी। जबकि सब सेंटर जो हमारा हेल्थ सेंटर बना हुआ था, जो लॉक बंद पड़ा हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम अवेयर हैं, अगर एक ग्राम पंचायत जो चुनी हुई पंचायत है वो अवेयर है, तो हमने जो हमारा हेल्थ सेंटर था उसको
रिपेयर कराया, और हमारी जो बहन जी हैं, आशा बहन जी हैं, और एएनएम बहन है, उनको हमने वहाँ प्रॉपर तरीके से बिठाया, और एक परमानेंट एएनएम का हमने वहाँ गांव में ट्रांसफ़र कराया, जो 24 घंटे गांव में रहती है। तो इससे ये होता है, जब हम इस व्यवस्था को सुधारते हैं तो हमें बहुत सारी सुविधा मिल जाती हैं। दूसरा, व्यवसाय की समस्या आती है, तो मेरा सरकार से भी यही कहना है कि हर पंचायत के पास पंचायती ज़मीन होती है, तो ये देख कर कि किस पंचायत की ज़मीन पर हम क्या कोई ऐसी कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई कैसे मेड इन इंडिया के तहत हम ऐसा कोई वहाँ प्रोग्राम शुरू करें जो गांव के बच्चों को वहाँ व्यवसाय मिल सके। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। सविता बेन, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न था पराक्रम मेरे मन में चंद्रशेखर जी के लिए कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, शुरुआत दरअसल गांव से होती है। इस प्रश्न पर आएंगे। सविता बेन जी, आज इस मौके पर जबकि हम पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, अगर आप चूंकि खुद सरपंच हैं, डे टू डे आप प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रही होंगी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या डिमांड्स हैं आपकी, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसको और इम्प्रूव करने के लिए, अपने काम को आप सही ढंग से अंजाम दे पाएं, सरकार से अगर आप चाहती है और सुविधाएं जो ग्राम पंचायतों को मिले, वो क्या हैं? अच्छा सड़क होना चाहिए, और गांव में अच्छा पानी होना चाहिए, और जिस तरीके से एक फ्रीडम की बात की जाती है कि लोकल प्रशासन को वो स्वतंत्रता मिले कि वो अपने काम को सही ढंग से अंजाम दे पाएं, चंद्रशेखर जी, कितना महत्वपूर्ण है ये जो स्वतंत्रता है कि जो प्लानिंग है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसकी तरफ से सरकार किस तरह से सपोर्ट कर रही है ग्राम पंचायतों को? बिल्कुल, और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा अमृता, जैसे कि अमृता का सवाल चंद्रशेखर जी की, चूंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के बारे में, हर क्षेत्र के विकास के बारे में बात हो रही है, तो यदि हम ग्राम पंचायत की व्यवस्था की बात करें तो सर बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो नीतियां बनाई गई हैं जमीनी स्तर पर, उन नीतियों को कैसे लागू किया जा रहा है, सर ये कैसे सुनिश्चित कर रहा है मंत्रालय? तो उस विषय पर आने के पहले मैं एक चीज सूचना देना चाहूंगा जी, कि अभी 11 से 17 तारीख तक हमारा आइकॉनिक वीक हुआ था आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जी, और इस 7 दिनों में हमने करीब 5000 पंचायतों को यहीं दिल्ली में विज्ञान भवन वगैरह में मीटिंग इनवाइट किया था, और उनमें से करीब 5000 पंचायतों को हम तो मौका नहीं दे सकते थे अपनी बात रखने का, लेकिन हर एक दिन करीब 30-40 पंचायतें ने अपना बात रखी और इतने अच्छे अच्छे काम हमें दिखने को मिले हैं। तो अगर हम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर हम पंचायतों को थोड़ा सुदृढ़ करें, उनकी थोड़ी सी अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ट्रेनिंग हो जहाँ काम कर रहे हैं, और उनकी थोड़ी जो स्वायत्तता की जो बात हो रही है, तो उस जो विभागीय अधिकारी हैं वो पंचायत में जाएं, तो इस चीज़ पे हमारी सदा से रहती है कि सारे हम भारत सरकार को लिखते हैं, मंत्रालय को और स्टेट को भी, कि उनके जो फील्ड स्टाफ है वो पंचायत में जाए, वहाँ लोगों से वार्ता करें और ग्राम सभा में अपने सारे कार्यक्रमों की उपस्थापना करें, लोगों को जानकारी हो और लोगों को पार्टिसिपेशन हो। एक चीज और भी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जो 15वें वित्त आयोग, उसमें काफी बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है। आपको जो जल 2024-25 तक हमें हर एक घर में आपको जो टैप वाटर देने की व्यवस्था की जा रही है, और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था है सारे पंचायतों में की जाएगी। अरे और 45,000 करोड़ रुपया आपको व्यवस्था की जा रही है वेलनेस सेंटर के लिए, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, तो पीएचसी वगैरह, तो काफी, तो धनराशि की कमी कहीं नहीं है। तो कार्यक्रम बहुत है, लेकिन पंचायतों की सटीक जानकारी होनी चाहिए, और ग्राम सभा की जो आपने उठाया, वो ग्राम सभा ठीक तरीके से होनी चाहिए। तो जो प्लानिंग जो हो, जब अच्छी ग्राम सभा होगी, लोगों की स्कीम के बारे में जानकारी अच्छी होगी, तभी हमारी प्लानिंग अच्छी होगी। तो अब हमारा जोर इसी पे है जो आप। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। अब चूंकि वक्त कम है पराक्रम, और अपने जो हमारे मेहमान हैं, हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के आखिरी क्षणों में आपका एक एक कंक्लूडिंग रिमार्क। सविता जी, सबसे पहले आपसे मैं चाहूंगी, चूंकि कार्यक्रम खत्म हो रहा है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा जी, और हमारी बात सुनी, काफी अच्छा।
जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके कार्यों के बारे में मैंने पढ़ा, दादर नागर हवेली जैसा एक क्षेत्र जी। और वहां पर जो जमीनी चुनौतियां हैं वो कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल अमृता, और सविता बहन जो आज हमसे बात कर रही हैं, जी। ये सशक्त भारत के सशक्त लोकतंत्र की एक उदाहरण हम कह सकते हैं। बिल्कुल एक तस्वीर है। बिल्कुल, और कि वो एक दादर नागर हवेली के गांव से निकल करके राष्ट्रीय चैनल पर आकर के अपने रख रही हैं, सरपंच के अनुभवों को हमसे साझा कर रही हैं। सविता जी, आपसे जुड़ के हमें बहुत खुशी हुई, और मैं चाहूंगा गीता जी आप भी, चूंकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये महत्वपूर्ण है अपने आप में, तो इस खास मौके पर संसद टीवी के माध्यम से दर्शकों को अपनी पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं जो अपने पंचायत दिवस की सबको शुभकामनाएं देती हूँ। जी। मैं एक महिला सरपंच हूँ, तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं बहुत सशक्त है अपने कार्य को करने में। जी। वो किसी भी फील्ड में, आप सब जानते हैं, महिलाएं पीछे नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम ग्रामीण अंचल में ये देखते हैं कि कई पंचायतों में ऐसा होता है जहाँ महिला सरपंच होती है लेकिन उसका काम पुरुष ही देखते हैं, उसके फैमिली के मेंबर्स देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोविजन लाए कि किसी भी कॉस्ट पे कोई भी ऑफिस में जो महिला के फैमिली के जो भी जेंट्स हैं उनको अलाउड ना किया जाए, क्योंकि महिला काम अच्छे से कर सकती है। और क्योंकि ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पंचायत है, अपने आप में गांव का सरपंच अपने गांव का प्रधानमंत्री होता है। अगर वो सही से समझ के अपनी शक्तियों का, नीतियों का और ग्रामीण आंचल के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई हैं उनको लागू करे तो बहुत कुछ बदलाव हम कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। और चंद्रशेखर जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए ये सूचना देना चाहूंगा कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी पल्ली में, जम्मू में ग्राम सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। वहाँ लाखों लोग जुट रहे हैं, और हमने ये रिक्वेस्ट की कि सभी ग्राम सभाओं का हर एक पंचायत में ग्राम सभा हो 24 तक, और वो उस जो 9 थीम पर एक संकल्प लें कि अगले 2 साल में वो कौन से थीम को सैचुरेट अपने गाँव में करेंगे। जी। 1 थीम या 2 थीम या 3 थीम पर वो गाँव को सैचुरेट करें। तो ये मैं आपके इस कार्यक्रम से सूचना देना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे पंचायतों को। धन्यवाद। बिल्कुल, और अमृता, चूंकि पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस है उसका महत्व अपने आप में ये भी बताता है कि हमने देखा कि केंद्र सरकार ने सभी सांसदों को ये निर्देश दिया था कि एक अपने संसदीय क्षेत्र के गांव को वो गोद लें, और आदर्श ग्राम योजना उसे नाम दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार प्रयास, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे हम हमारी ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको और ज्यादा मजबूत, सुदृढ़, बेहतर बना सकें। और ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना थी महात्मा गांधी की, उसको कैसे जमीनी धरातल पर उतारें, और सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब हेलो इंडिया में नजर डालते हैं आज की तारीख के इतिहास पर। 23 अप्रैल वर्ष 2005 में YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया गया। इस पहले वीडियो को YouTube के संस्थापक जावेद करीम ने अपलोड किया। जावेद करीम का यह वीडियो उनकी चिड़ियाघर की एक यात्रा का था। इस वीडियो का टाइटल मी एट द जू के साथ अपलोड किया गया। 18 सेकेंड का यह वीडियो सैन डिएगो कैलिफोर्निया के चिड़ियाघर का है। इस वीडियो के बाद 1 साल के भीतर ही YouTube पर लगभग 10 करोड़ वीडियो अपलोड हुए। 23 अप्रैल वर्ष 1968 में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का निधन हुआ। ये भारत के महानतम शास्त्रीय गायकों में से एक थे। इनका संबंध संगीत के पटियाला घराने से था। बड़े गुलाम अली खां की संगीत की दुनिया का प्रारंभ सारंगी वादक के रूप में शुरू हुआ। बाद में इन्होंने अपने पिता अली बख्श खां, चाचा काले खां से संगीत के गुर सीखे। अपने सदे हुए कंठ के कारण बड़े गुलाम अली खां ने बहुत प्रसिद्धि पाई। गांधी जी भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के प्रशंसक थे। खां साहब ने अपनी बेहद सुरीली व लोचदार आवाज से और अभिनव शैली के बूते ठुमरी को एकदम नए अंदाज में ढाला, जिसमें लोक संगीत की मिठास और ताजगी दोनों ही मौजूद थी। फिल्म मुगले आजम में तानसेन पात्र के लिए बड़े गुलाम अली खां ने ही अपनी आवाज दी थी। भारत सरकार ने वर्ष 1962 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
तो इसी के साथ इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद पराक्रम अब वक्त हो गया है कि हम अपने दर्शकों को करें विदा। बिल्कुल, मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार सुबह 8 बजे सिर्फ सनसद टीवी पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।